Hi, good morning, students. Yesterday we had started CRPC. We have seen that criminal law has two aspects, substantive law as well as procedural law. Substantive law deals with those aspects where an act or omission is prohibited by law and made punishable by law. वो ऐसे कौन से acts और omissions हैं? ऐसे acts or omissions which are prohibited by law and made punishable by law are called offenses. The word offense has been defined in CRPC, I told you yesterday. हमारा जो सब्सटैंटिव लॉ है यानी कि ऑफेंसेस हैं वो बहुत तरह के हैं. एक हमारे पास पूरा कोड है जो ऑल इंडिया कोड है, विच इज द इंडियन पीनल कोड. एंड देन वी हैव offenses which pertain to special matters called special laws, covered by special laws, and local offenses which we call local laws. ये सारा हमारा सब्सटैंटिव पार्ट है. इसका प्रोसीजरल पार्ट है कि एक व्यक्ति का अगर एक खिलाफ अगर कोई ऑफेंस हो गया है, then if the accused has to be punished now, and punishment, please remember, ranges from death penalty. तो अगर ये देना है तो उसकी सुनवाई होनी जरूरी है. नेचुरल जस्टिस मस्ट बी फॉलोड, और इसके लिए हमारे पास एक कट एंड ड्राइड प्रोसीजर चाहिए. वो कट एंड ड्राइड प्रोसीजर जो सारे ऑफेंसेस पे अप्लाई करे, वो कट एंड ड्राइड प्रोसीजर है हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. हमने इसकी हिस्ट्री देखी कि पहले क्योंकि प्रेसिडेंसीज थी और प्रोविंसेस थे, तो प्रेसिडेंसीज का अलग होता था प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, और प्रोविंसेस का अलग था. हाउएवर वी सॉ कि 1882 में द फर्स्ट uniform code comes into existence. The first uniform code which comes into existence in 1882, वो पहला एक ऐसा कोड था जहां पे the presidencies and the provinces had a common code for the first time in India. However, क्योंकि first attempt था वो, a comprehensive code was then, इसको बहुत सारा उसके अंदर हमने चेंजेस किए, और 1898 का जो कोड आता है हमारा, वो फर्स्ट हमारा कॉम्प्रिहेंसिव जो हम कहें वर्केबल कोड आता है. वो इतना वर्केबल था कि 1973 तक वही कोड चलता रहा. बट उस कोड में बहुत सारी इनहेरेंट डिफिकल्टीज थी. पहला पॉइंट, उसमें डिलेज थे, नेचुरल जस्टिस कम था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली there was no division between executive and the judiciary. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बेस है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 पिलर्स पे खड़ा है, एग्जीक्यूटिव पे, लेजिस्लेचर पे और जुडिशरी पे. इन तीनों को अलग रखना है. एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो अलग नहीं किया जा सकता, बिकॉज एग्जीक्यूटिव विल फुलफिल the laws which are being promulgated by the legislature. जुडिशरी को हम इनके साथ बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, because judiciary will be a watchdog on the actions of the legislature and the executive. इसीलिए आर्टिकल 50 ने बहुत क्लियरली ये चीज एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में हमें कह दी, that there must be a complete division of powers between executive and the judiciary. 1898 का कोड हमने कल देखा, क्योंकि ब्रिटिश ने लिखा था और ब्रिटिशर्स में द कलेक्टर वुड आल्सो हैव द जुडिशियल फंक्शंस, इसीलिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का डिवीजन नहीं था. और इसीलिए 1898 का कोड जो था वो इंट्रिंसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था. इसीलिए 41st इमीडिएटली लॉ कमीशन को ये काम दिया गया. 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट आती है, और फिर कॉम्प्रिहेंसिव 154th लॉ कमीशन रिपोर्ट जो आती है 1973 की, उसके बेस पे हमारा ये वाला 1973 का कोड बनता है. इट कम्स इनटू एक्शन ऑन 1st April 1974. ये चीज सीआरपीसी के अंदर ही पहले सेक्शंस में ही लिख दी जाती है. नाउ यू नो, as I discussed yesterday,
कोई भी प्रोसीजरल लॉ के 3 बेसिक एस्पेक्ट्स होने चाहिए। अगर कोई भी प्रोसीजरल लॉ हैज टू withstand the ravages of time, then it must fulfill the 3 prerequisites, the 3 basic requirements. कौन सी हैं वो 3? हमने कल डिस्कस की। There should be a fair trial. There should be no negation of natural justice. कल हमने डिटेल में बात की। दूसरा, there should be no delay in a trial. Trials must be speedy because, as the age-old maxim says, justice delayed is justice denied. एंड लास्ट पार्ट जो आता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में से आता है। इंडिया बीइंग अ वेलफेयर स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बहुत क्लियरली कहते हैं कि गरीब का हक नहीं मारा जाए। हमारी कंट्री एक सोशलिस्ट कंट्री है, वी आर फॉलोइंग फेबियन सोशलिज्म। सो कोई रीजन नहीं है कि हम एक गरीब को इसलिए कोई भी जस्टिस सिस्टम से दूर रखें, कोई भी गरीब इसलिए वंचित रह जाए कि ही हैज नो मनी। सो इंडिजेंस विल नॉट बी अ रोड ब्लॉक इन गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ अ जस्टिस सिस्टम। ये 3 आइडियल्स हैं जो कोई भी आइडियल प्रोसीजर में होने चाहिए, एंड 1973 का कोड ये तीनों आइडियल्स पूरे करता है। Yesterday we had started talking about now the CRPC per se. जब मैं CRPC per se पे शुरू करते हैं, एज ए सेड कि सबसे पहला जो एस्पेक्ट है, CRPC सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ही डील नहीं कर रही है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे मैं अभी आने वाला हूं। उससे पहले कुछ जो इसकी एक अलग चीजें हैं उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह आता है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का रोल जो है वो अब क्लियरली डिफाइंड है, जो कि कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है रोल ऑफ अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से। एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव एंड प्रीएम्प्टिव है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर से पर्टेनिंग है। उसका रीजन क्या है? पुलिस एक्ट 1861 कहता है द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शैल बी इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका काम है। और इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उसकी पुलिस असिस्टेंस करती है। इसका मतलब है एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, अब कल हमने देखा कि सेक्शन 6 में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज अ क्रिमिनल कोर्ट। वो क्रिमिनल कोर्ट किस चीज से डील करती है? उन चीजों से जो ऑफेंस होने से पहले हुए, यानी कि जो प्रिवेंटिव मैटर्स है। और वो हमने देखा सेक्शन 107 से लेकर 124 तक हम एक पर्सन को बाइंड डाउन कर सकते हैं कि तुम ऑफेंस नहीं करोगे। 107, 108, 109, 110 इनको डील करता है, और 111 से लेकर 124 तक इसका प्रोसीजर है। उसके बाद जो सेकंड ड्यूटी दी गई इसको, वो थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, फोर्स यूज करने की, अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर करने की। और वो पावर हम देखेंगे आगे जाके, दैट इज गिवन इन सीआरपीसी फ्रॉम सेक्शंस 129 टू 132। रेड विद इमरजेंसी अगर हो, उसमें हम दूसरी पार्टी को सुनवाई का मौका भी नहीं देंगे, सेक्शन 144। तीसरी जो पावर है वो है बेसिकली पब्लिक न्यूसेंस को खत्म करने की। पब्लिक न्यूसेंसेस नेचुरली एक अलग चीज होती है, तो उसके लिए नेचुरली ही इज अ मैन ऑन द स्पॉट, वो सोसाइटी में रह रहा है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, इसीलिए ये सारा काम हमने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को सीआरपीसी में दिया। और वो हम सेक्शंस 133 से लेकर 143 तक ये पूरा का पूरा डीलिंग विद ऑल द पब्लिक न्यूसेंसेस। और उसके बाद जो आखिरी पार्ट बचता है वो है कायदे से कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर झगड़े होने वाले हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी या उनसे संबंधित राइट्स
के को डील कैसे करेगा एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, दिस एस्पेक्ट इज द लास्ट पावर विच इज गिवन टू द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 145 से लेकर 153 तक ये पावर्स हैं। कायदे से 153 पे जाके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का पूरा रोल खत्म। अभी तक अगर देखें हम, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोई रोल शुरू नहीं होता। 153 पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का रोल खत्म और 154 में एफआईआर दर्ज हो जाती है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की एंट्री हो जाती है। या फिर हम ये कहें कि अब ऑफेंस होने के बाद का अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू हो जाता है। कायदे से अगर हम मोटा मोटा, अगर मैं क्रूडली बात करूं, तो सीआरपीसी सेक्शन 154 से शुरू होती है एज फार एज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज कंसर्न्ड। जस्ट एज सीपीसी में अगर हम देखें तो एक प्लेंट डालने से सीपीसी का सिविल जस्टिस सिस्टम सेक्शन 26 ऑर्डर 4 से शुरू होता है, ऐसे ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सीआरपीसी में ऑफेंस होने के बाद, राइट इन्फ्रिंज होने के बाद जो ऑफेंस है वो शुरू होता है 154 इफ इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और बाकी डायरेक्टली कोर्ट में भी जा सकता है आदमी कंप्लेंट केस डाल के सेक्शन 200 में। उसके बारे में मैं अभी आता हूं, पहले हम ये बातें डिस्कस कर रहे हैं कि सीआरपीसी में अलग कौन सी चीजें हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से अलग कौन सी चीजें हैं। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अगर हम माने कि ऑफेंस होने के बाद से शुरू होता है तो वो तो फिर 154 से शुरू होगा। उससे पहले हम डील कर रहे हैं कि ऑफेंस होने ही ना दे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़े अगर हम ऑफेंस को पहले प्रिवेंट कर दें। तो ये सारी प्रिवेंटिव पावर्स एक क्रिमिनल कोर्ट ही करेगा और ये क्रिमिनल कोर्ट का इंचार्ज होगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। एक और पार्ट है जो कायदे से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का नहीं है। CRPC has another part which is not connected with the criminal justice system, which is not connected with offenses. कायदे से अगर हम देखा जाए तो ये क्वासाई सिविल या क्वासाई क्रिमिनल मैटर है जो हमने सीआरपीसी में इंपोर्ट कर दिया है। और ये सेकंड टॉपिक जो मैं बात कर रहा हूं वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस अगर हम देखा है या तो पर्सनल लॉ का डोमेन है, तो पर्सनल लॉ का डोमेन, या फिर हम देखें सिविल लॉ का डोमेन है। मेंटेनेंस इज नॉट एन ऑफेंस। अगर मैं किसी को मेंटेन नहीं कर रहा हूं तो मैं कोई ऑफेंस नहीं कर रहा हूं, मोर और लेस, अनलेस कि कोई लॉ हो और उसको मैं तोड़ रहा हूं। सेक्शंस 125 से लेकर 128 तक हम डील करते हैं मेंटेनेंस से। ये हमने सीआरपीसी में क्यों लाए हैं, इसके जब हम पढ़ेंगे मैं डिटेल में बात करूंगा। उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड कि ये चैप्टर इसलिए डाला गया है कि मेंटेनेंस एक इमरजेंसी की चीज होती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा, अगर उसको मेंटेनेंस चाहिए और उसको अगर सपोज 4 साल मेंटेनेंस ना मिले तो वो मर जाएगा। तो ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं? वाइफ हो सकती है, ओल्ड पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे जो अपने पैरों पे अभी खड़े नहीं हुए यानी कि अभी मेजर नहीं हुए, वो हो सकते हैं। इसीलिए हम सिविल लॉ के डिलेज को देखते हुए हमने ये वाला पार्ट क्रिमिनल लॉ में डाल दिया ताकि इसके अंदर फास्ट चले। क्रिमिनल लॉ मूव्स मच फास्टर देन सिविल, इसलिए हम इसको एक सेकुलर लॉ के रूप में सीआरपीसी के अंदर डाल रहे हैं ताकि इसका निस्तारण, इसका निपटारा जल्दी हो। एंड एवरीबडी whoever needs a maintenance gets the maintenance as quickly as possible। इसलिए हमने इसके अंदर इंटरिम मेंटेनेंस का भी प्रोविजंस डाले हैं। इसके अंदर अगर वो नहीं देता है मेंटेनेंस तो जेल का प्रोविजन भी डाला है, वगैरह वगैरह। वो हम डिटेल में देखेंगे जब हम इस चैप्टर में आएंगे। तो कायदे से अगर हम देखें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अलावा हमारे पास पहला पार्ट हो गया जो प्रिवेंटिव पावर्स हैं, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जाना ही ना पड़े उसकी पावर्स हैं। वो सारी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की हैं जो 4 भागों में डिवाइडेड है। जैसा कि मैंने बोला, प्योरली प्रिवेंटिव,
107 से लेकर 124, दूसरी जो प्योरली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की है 129 से 132, और फिर प्योरली जो पब्लिक न्यूसेंस के साथ जुड़ी हुई हैं 132 133 से शुरू हो जाते हैं, एंड फाइनली जो प्योरली हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी के झगड़ों से जुड़ी हुई है। इन सबका जो है एक ही सिर्फ एम है कि हम कोई भी ऑफेंस ना होने दें। सी अगर हम जाएं प्रियम्बल ऑफ पुलिस एक्ट 1861 का प्रियम्बल, पुलिस एक्ट का प्रियम्बल कहता है कि ड्यूटी क्या है पुलिस की, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट क्राइम। प्रिवेंट, और पुलिस किसके लिए असिस्ट कर रही है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर का इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है एज पर द पुलिस एक्ट 1861। तो नेचुरली एक मेजर जॉब इंप्लाइडली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का हो गया कि किसी भी हालत में ऑफेंसेस को हम प्रिवेंट करें, और उसको पावर देनी जरूरी थी, तो वो प्रिवेंटिव पावर हमने सीआरपीसी में दे दी। दूसरा पार्ट जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, मेंटेनेंस इट इज अ ह्यूमन राइट, और एक ऐसा इंसान जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है और उसके ऊपर आपकी कम से कम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया है सीआरपीसी में लाके, और इसीलिए हमने सेक्शन 125 टू 128 बनाए हैं, जो कि काफी स्ट्रिक्ट सेक्शंस बनाए हैं। तो हमारा मेंटेनेंस का अगर हम बोलें कि सेकुलर लॉ कहाँ आता है, वो सीआरपीसी में आ जाता है। एक तीसरा और एस्पेक्ट है जो पहली बार सीआरपीसी में आता है, और वो कंसेप्ट है विक्टिमोलॉजी का। ये तीसरा कंसेप्ट है जो हमारा सीआरपीसी में आता है। विक्टिमोलॉजी एक नया कंसेप्ट है। इट वाज बिकॉज जो हमारा पुराना कंसेप्ट है, जो पुराना ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो सारा एक्यूज्ड के एंगल से लिखा हुआ है। अगर हम रोमन लॉ में जाते हैं तो इवन रोमन लॉ में कहता है कि let 100 accused go free rather than one innocent suffer। 100 accused को फ्री छोड़ दो, एक इनोसेंट सफर ना करे। वो वाला ज्यूरिस्प्रूडेंस विक्टिम्स को ध्यान में नहीं लेता। विक्टिमोलॉजी आज का दिन का जो कंसेप्ट है वो कहता है ठीक है 100 एक्यूज को छोड़ दो, बट 100 विक्टिम का क्या होगा? उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा क्या? अगर आप 100 एक्यूज को छोड़ रहे हो कि वो इनोसेंट है या नहीं, उस बिना पे छोड़ रहे हो, तो व्हाट अबाउट द 100 विक्टिम्स? उनके साथ तो एडिंग इंसल्ट टू इंजरी हो गई। दैट इज व्हाई विक्टिमोलॉजी हैज नाउ कम अप वेरी फास्ट एज अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और विक्टिमोलॉजी हमारा रिफ्लेक्ट होता है सीआरपीसी में। विक्टिमोलॉजी की बहुत जगह आई है। बेसिकली विक्टिमोलॉजी का जो बेस कंसेप्ट शुरू हुआ है वो हुआ है कंपनसेशन से। द एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज ऑलवेज पनिशमेंट। कंपनसेशन इज ऑलवेज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सिविल जस्टिस सिस्टम। इसीलिए हमने अब क्या किया है कि ये जो पार्ट है सिविल जस्टिस सिस्टम का, यानी कि कंपनसेशन का, वो हमने इंपोर्ट कर लिया है सीआरपीसी के अंदर। क्योंकि एक विक्टिम को सिर्फ पनिशमेंट से क्या लेना देना, उसको रिहैबिलिटेशन भी करना है। एक एसिड विक्टिम है, उसको अगर किसी ने ऊपर एसिड फेंक दिया है, तो सिर्फ हमें पनिशमेंट से क्या मिलेगा? हम उस लड़की का हमने, अगर लड़की है वो, तो उसका हमने सारी प्लास्टिक सर्जरी करानी है, यानी उसको रिहैबिलिटेट करना है, पैसे लगते हैं उसके। एज अ रिजल्ट वी हैव नाउ द कंसेप्ट ऑफ कंपनसेशन व्हिच इज नाउ बीइंग इनग्रेन्ड इन सीआरपीसी। उसके लिए हमने सेक्शन 357 सीआरपीसी में आएंगे, उसके अंदर है, और उसमें अमेंडमेंट्स के बाद सेक्शंस 357 ए बी सी बन गए हैं, जहां स्टेट की ड्यूटी भी आ गई है टू गिव कंपनसेशन। इसके अलावा वी हैव कंपनसेशंस का पूरा हमारे पास 357, 358, 359 ये सारे कंपनसेशन से डील करते हैं। इसके अलावा विक्टिम को राइट दिया गया ड्यूरिंग ट्रायल
उसका वकील खड़ा हो सकता है, उसका वकील भी रिप्रेजेंट कर सकता है उसको। और एक 372 के प्रोवाइजो में एक और पावर दे दी गई है कि जहां पे स्टेट अपील नहीं कर रही है, अक्यूज छूट गया है, जहां एक्विट हो गया है, तो वहां पे अब हम विक्टिम को भी पावर दे रहे हैं कि जहां स्टेट नहीं कर रही है एक्विटल के खिलाफ, विक्टिम कर देगा, वो खुद अपने बिना पे भी अपील कर सकता है। इस तरह के बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो ऐड हुए हैं सीआरपीसी में। सो मैं ये कहूंगा कि अब आज की सीआरपीसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत प्रोग्रेसिव होती जा रही है। इट इज चेंजिंग विद द चेंजिंग टाइम्स। एंड अगर ये तीन एस्पेक्ट्स हम देखें, प्रिवेंटिव पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, और अगर हम साथ में ही देखें मेंटेनेंस का पूरा लॉ, और अगर हम साथ में देखें जो नया एस्पेक्ट अब विच इज क्वाइट अ न्यू फिनोमिनन विच इज विक्टिमोलॉजी का लॉ, ये सारे जो हैं हम कह सकते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से ओवर एंड अबव चीजें हैं जो और सीआरपीसी में आती हैं, क्योंकि ये अलग अलग चीजें डील कर रही हैं। इट इज नॉट ओनली डीलिंग विद वन मैटर, इसीलिए ये कंप्लीट कोड है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट एन एक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्ट एंड अ कोड? In an act, it only deals with one matter, one subject matter. A code deals with a whole gamut of things. And in CRPC, we are not only dealing with the whole gamut of things vis-a-vis the criminal justice system, but we are also dealing with many other matters which are actually outside the purview of criminal justice system. For example, maintenance, or even then preventive powers which are being given to the executive magistrate. So this is the reason why CRPC is a complete comprehensive code dealing with all matters of procedure, even those which are dealing with preventive matters of procedure. Now that we are clear on this, we now go to the criminal procedure system, the criminal justice system per se. Firstly, as I said, CRPC is applicable not only to IPC but all special and local law offenses also. This thing is made amply clear. जब हम आएंगे सेक्शंस 4-5 में बहुत क्लियरली देखेंगे। However, एक चीज हम बाद में देखेंगे 4 और 5 सेक्शन में जब जाएंगे, कि एक बेसिक लॉ है कि स्पेशल एंड लोकल लॉज ऑलवेज ओवरराइड जनरल लॉज। एक जनरल जुरिस्प्रूडेंस है। ये चीज हमने देखी थी सीपीसी में भी, सेक्शन 4 में भी था कि जहां पे कोई स्पेशल या लोकल लॉ हो जिसका अपना प्रोसीजर हो तो वो सीपीसी को ओवरराइड करेगा। इसी तरह सीआरपीसी में भी सेक्शन 4 ही है यहाँ पे, जहां पे कोई अगर स्पेशल या लोकल लॉ का प्रोसीजर हो तो वो भी सीआरपीसी को ओवरराइड करेगा। Anyway, that when we come to section 4, we will see. This is just a general overview I'm giving. So when I come to the criminal justice system now, the criminal justice system starts when a crime has been done. I would be wrong to use the word crime. It would be more apt if I use the word offense. A crime is a genus, of which offense is a species. A crime can be a crime against humanity, against morality, which may not have been an act or omission prohibited by law. So, वो act या omission which is prohibited by law and made punishable by law, वो offense है, वो हो गया। तो मेरा criminal justice system कब शुरू होता है? एक तो हम कहेंगे, टॉकिंग इन अ लाइटर वेन, एक तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे रिलीजन का होता है, हमारे भगवान का होता है। हम कहते हैं ना, बुरा करोगे तो फल इसी जन्म में मिलता है, तो वो उसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है, व्हाट वी कॉल द डिवाइन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यू कमिट एन ऑफेंस अगेंस्ट गॉड विच विल नाउ कॉल अ क्राइम, तो वो कहते हैं कि इसी जन्म में आपको मिलता है। यहाँ पे it is not so ethereal, it is now very cut and dried. हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू होता है एक ऑफेंस होने के बाद। ऑफेंस जो है वो दो तरह की है।
कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, उनकी डेफिनेशंस हम देखेंगे, आने वाले हम डेफिनेशन क्लॉज पे। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है ए जिसकी इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम पुलिस में वर्ड यूज करते हैं तफ्तीश, बहुत बार ये वर्ड्स यूज होते हैं कोर्ट में, तो कभी डोंट गेट कंफ्यूज। इन्वेस्टिगेशन को हम नॉर्मली कहते हैं तफ्तीश। तो जिसकी तफ्तीश, जिसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर सकती है, और कॉग्निजेबल केसेस में एक पुलिस वाला विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है। ये दो पावर मिलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो नेचुरली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होंगे? जो बहुत सीरियस ऑफेंसेस हैं। इसीलिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, क्योंकि पुलिस उनको इन्वेस्टिगेट कर सकती है, तो उन्हीं की सिर्फ एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर कहां दर्ज होगी? एफआईआर थाने में दर्ज होगी। थाना क्या है? व्हाट इज अ पुलिस स्टेशन? इट इज अ यूनिट ऑफ द स्टेट जहां पे पहली बार किसी का अगर राइट इन्फ्रिंज हुआ है और वो एक ऑफेंस है और वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसकी फरियाद वो थाने में स्टेट के पास जाएगा। स्टेट में कहां जाएगा? स्टेट के पास थाने में जाएगा। तो कायदे से द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टार्ट्स विद एन ऑफेंस अगेंस्ट द विक्टिम। विक्टिम की परिभाषा बहुत डिटेल में दी गई है, आएंगे जब हम अभी इंटरप्रिटेशन एंड डेफिनेशन सेक्शन पे आएंगे, उसमें डिटेल में देखेंगे। तो विक्टिम अब आएगा थाने में या किसी को भेजेगा, और अब एक एफआईआर दर्ज होगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में बाद में आता हूं, पहले मुझे एक बार मोटा मोटा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बात करनी है। आई विल कम टू इन्वेस्टिगेशन लिटिल लेटर। तो पहला पार्ट मेरा होगा कि मैंने एक एफआईआर दर्ज करा दी या मैंने एक कंप्लेंट दर्ज करा दी। दूसरा तरीका है कि जहां एक नॉन कॉग्निजेबल केस है, या अगर इवन कॉग्निजेबल केस है और मैं थाने में किसी भी रीजन से नहीं जाना चाहता, फॉर एग्जांपल वहां के एसएसपी ने मेरी पिटाई की है, उसने मेरी हड्डियां तोड़ी हैं, तो नेचुरली मैं उसके थाने में जाऊंगा तो और पिटाई होगी। तो अब मैं कहां जाऊंगा? आई विल नाउ गो टू द कोर्ट, डायरेक्टली टू द मैजिस्ट्रेट। और वो जो मैं वहां एफआईआर होती है, यहाँ पे अगर नॉन कॉग है या कोई और रीजन है कि मैं कॉग्निजेबल ऑफेंस थाने में जमा मैं नहीं कराना चाह रहा हूँ रजिस्टर, तो फिर मैं सीधा मैजिस्ट्रेट के पास जाके अपनी फरियाद लिखवाऊंगा। जो मैं मैजिस्ट्रेट के पास जा रहा हूं सीधा, क्योंकि वो या तो नॉन कॉग्निजेबल केस है या वो ऐसा कॉग्निजेबल केस है जो मैं थाने में नहीं जाना चाहता हूं और मैजिस्ट्रेट के पास आना चाहता हूं सीधा, उसको हम एक कंप्लेंट केस कहते हैं। तो दो तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू होता है। एक तरीका है एफआईआर, जो मैं पुलिस के पास जाके करता हूं, और दूसरा तरीका है कि मैं सीधा कोर्ट में चला जाता हूं और अपनी फरियाद वहीं देता हूं। ये फरियाद जो मैं देता हूं, इसको हम कंप्लेंट कहते हैं, और ये कंप्लेंट केस होता है। यहां पे सेक्शन 200 सीआरपीसी में मैं अंडर ओथ सारे अपने एविडेंसेस के साथ जाके मैजिस्ट्रेट के पास शुरू करता हूं। मैजिस्ट्रेट इसमें शुरू करता है सुनवाई। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस अपने एक नतीजे पे पहुंचती है, और वो नतीजा क्या होता है कि एक्यूज ने ऑफेंस किया है या नहीं किया। वो सेक्शन 173 में, जिसको हम कहते हैं फाइनल रिपोर्ट, देती है। फाइनल रिपोर्ट देने के बाद पुलिस का काम खत्म। तो पुलिस ने क्या किया? एफआईआर दर्ज होने के बाद उसने इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट क्या होता है हम अभी डिटेल में बात करेंगे। पहले हम एक बार समझ लें कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है। तो जब इन्वेस्टिगेशन कर लिया, जिसका मतलब है एविडेंसेस इकट्ठे कर लिए, और एविडेंसेस इकट्ठा करने के ऊपर, on the basis of the evidences which the police has collected during the course of investigation, now it comes to a conclusion, an opinion, whether the accused has committed the offense or not. पुलिस अपनी रिपोर्ट दे देती है सेक्शन 173 में।
अब बॉल गोज इनटू द कोर्ट ऑफ द कोर्ट। अब मैजिस्ट्रेट के पास मामला चला गया। मैजिस्ट्रेट अपना माइंड यूज करता है पहली बार कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड यूज करता है कि मैं पुलिस की रिपोर्ट से सहमत हूं कि नहीं हूं। अगर वो सहमत है, फाइन, तो फिर वो क्या करेगा, वो अब चार्जेस फ्रेम करेगा। तो मैजिस्ट्रेट, आई विल नाउ यूज अ टेक्निकल वर्ड, टेक्स कॉग्निजेंस। पुलिस रिपोर्ट से कितना इत्तेफाक रखता है उसको एक्सेप्ट करता है, पार्शियली एक्सेप्ट करता है, फुल्ली एक्सेप्ट करता है, फुल्ली रिजेक्ट करता है, या कुछ लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया, उनको अंदर लेके आता है उनको बुलाता है, या कुछ लोगों को गलत अंदर कर दिया पुलिस, उनको कॉग्निजेंस से बाहर निकाल देता है। ये सारा प्रेरोगेटिव मैजिस्ट्रेट का है। क्यों? इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन बेसिकली एक आई विल से ग्राउंड वर्क है ट्रायल का। प्लीज रिमेंबर, सारी सीआरपीसी जो है एक फलक्रम पे घूमती है। देयर इज ओनली वन फलक्रम जिसके ऊपर पूरी सीआरपीसी घूमती है, और वो फलक्रम है ट्रायल। हम इन्वेस्टिगेट क्यों करते हैं? एविडेंसेस इकट्ठे कर रहे हैं। किस चीज के लिए? ताकि उनको ट्रायल में पेश किया जा सके। तो सारी की सारी सीआरपीसी, अगर मुझे कोई पूछे कि एक एक्सिस बता दो, एक हिंदी में क्या कहते हैं, धुरी बता दो, एक एक्सिस बता दो जिसके आसपास पूरी सीआरपीसी घूमती है, वो एक्सिस है ट्रायल। मेरा जो कुछ भी है सीआरपीसी में, वो हम ट्रायल के एंगल से देख रहे हैं। तो मैजिस्ट्रेट जो है वो अब कॉग्निजेंस का मतलब है कि अब वो पहली बार जो उसके पास रॉ मटेरियल मिला है पुलिस से, उस पे अपना दिमाग लगाता है और अब डिसाइड करता है पुलिस ने गलत इन्वेस्टिगेट किया है, ये चीज दोबारा होनी चाहिए, इस पे री इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। Rather further, I will not use the word reinvestigation. I'm sorry. I would like to use the word further investigation because Section 173 uses the word further investigation. तो further investigation होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और अब वो जिस नतीजे पे पहुंचता है, वो सोचता है कि फाइन, एक्यूज ने ऑफेंस किया है। अब कोर्ट अपनी तरफ से उसके ऊपर एक्यूजेशन लगाता है। कायदे से अगर हम देखें तो 3 बार एक्यूजेशन आया। पहला एक्यूजेशन आया जब एफआईआर दर्ज की विक्टिम ने, तो पहला एक्यूजेशन किसने किया? विक्टिम ने। दूसरा एक्यूजेशन किसने किया? पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और पता लगाया कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है विक्टिम। पता लगा दियो तो सच बोल रहा है, या और लोग भी इन्वॉल्व थे जो विक्टिम को भी नहीं पता थे, कॉन्स्पिरेसी थी वगैरह। तो ऐसे केसेस में अब एक्यूजेशन सेकंड टाइम अब करती है पुलिस। और अब एंड में मैजिस्ट्रेट सब चीजों को ध्यान में रख के, अगर उसको लगता है यस एक्यूज ने ऑफेंस किया है, तो अब एक्यूज करता है, एक्यूजेशन लगाता है मैजिस्ट्रेट। इस एक्यूजेशन को हम सीआरपीसी में चार्ज कहते हैं। दिस इज द चार्ज। सो प्लीज रिमेंबर, सीआरपीसी में चार्ज नाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। आई विल नॉट यूज कि पुलिस ने उसको चार्ज किया। नो डाउट हम वर्ड चार्जशीट यूज करते हैं कॉमन पार्लेंस में कि पुलिस ने चार्जशीट डाल दी। चार्जशीट वर्ड सीआरपीसी का नहीं है। 173 does not use the word charge sheet, it uses the word final report. अब चार्जेस जब लगा दिए, यानी कि एक्यूजेशन जब कोर्ट लगा रहा है, मैजिस्ट्रेट ने चार्जेस लगा दिए। चार्जेस लगाने को कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। सीपीसी में क्या था? ऑर्डर 14 फ्रेमिंग ऑफ इशू। यहां क्या है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। यानी कि कौन से ऑफेंसेस मेरे जुडिशियस माइंड में एज अ मैजिस्ट्रेट मुझे लगता है तुमने ये ऑफेंसेस किए हैं, मेरी नजर में तुमने किए हैं।
यहां से अब होता है शुरू ट्रायल। ट्रायल में हम वी नाउ कॉल द एक्यूज्ड। एक्यूज को हम पहले 207 में कागज दे देते हैं सारे, और उसके बाद नाउ ही इज accosted by the court कि भैया मैंने तुम्हारे सारे एविडेंसेस देख लिए, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, मैंने भी अपना दिमाग लगाया है, और मेरी नजर में तुमने ये ऑफेंसेस किए हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ ये चार्जेस, ये एक्यूजेशंस लगाता हूं। टेक्निकली आई एम फ्रेमिंग दीज चार्जेस अगेंस्ट यू। Do you agree with these charges? अगर वो कहता है yes your honor, I accept these charges, तो मामला वहीं खत्म, वहीं उसका कन्विक्शन हो जाएगा, वहीं उसको सेंटेंस मिल जाएगा। पर अगर एक्यूज कहता है no sir, I do not agree with your charge, मैजिस्ट्रेट कहता है what do you want? सर आई वॉन्ट अ ट्रायल। मैं आपके हर एविडेंस को, एक एक एविडेंस को सुनना चाहूंगा, उसको निगेट करना चाहूंगा, उसको क्रॉस एग्जामिन करना चाहूंगा, और तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। यहां से शुरू होता है ट्रायल। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रायल। सो व्हाट इज अ ट्रायल? व्हेन डज इट स्टार्ट? After the framing of charge. So what is a trial? When the presiding officer is in his chair, when the accused is in the dock, the prosecution is on its place, and the defense counsel is standing in his place. ये होता है the trial. अब during the trial क्या होता है? पूरा we have a complete evidences सारे डाले जाते हैं, और evidences डालने के बाद we now have a cross examination by the accused. पूरा नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाता है। हम अभी डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर में। और फाइनली कोर्ट एक नतीजे पे पहुंचता है। वो नतीजा है कि या तो प्रूव हो गया, या प्रूव नहीं हुआ, डिसप्रूव हो गया। और अब मैं 3 वर्ड्स यूज करूंगा। आई विल इंपोर्ट फ्रॉम द इंडियन एविडेंस एक्ट 3 वर्ड्स। आइदर इट इज प्रूव्ड, इट इज डिसप्रूव्ड, और इट इज नॉट प्रूव्ड। जहां प्रूव हो गया, कन्विक्शन, और कन्विक्शन के बाद सेंटेंस। जहां डिसप्रूव हो गया, सीधा एक्विटल, ऑनरेबल एक्विटल। जहां पे नॉट प्रूव्ड हो गया, वहां पे जो जूरिस्प्रूडेंस का एक इनोसेंस है एक्यूज के साथ, वो प्रिवेल करता है। एन एक्यूज शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट। वो इनोसेंस का प्रिजम्पशन उसके साथ खड़ा है। 50-50 है। बेनिफिट ऑफ डाउट हम एक्यूज को दे रहे हैं, इसलिए एक्विटल कर रहे हैं। सो नॉट प्रूव्ड में एक्विटल ऑन बेनिफिट ऑफ डाउट। सेंटेंस हो गया जी। थर्ड पार्ट, रिफॉर्मेशन। तो 3 पार्ट्स हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी, दूसरा ट्रायल, और तीसरा सेंटेंस के बाद रिफॉर्मेशन। जो हमारा तीसरा एस्पेक्ट है, रिफॉर्मेशन, बहुत कम है हमारे पास सीआरपीसी में उसके ऊपर मसाला। रिफॉर्मेशन के ऊपर वी हैव एक्चुअली सेपरेट एक्ट्स। वी हैव द प्रिजन एक्ट 1894। हर स्टेट का अपना प्रिजन मैन्युअल है। अगर हम सीआरपीसी में आए तो एक प्रोविजन मैं कह सकता हूं कि रिफॉर्मेशन से डील करता है, और वो है सेक्शन 360।
सीआरपीसी, जहां पे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में हम उसको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड एस्पेक्ट है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, उसके बारे में सीआरपीसी कायदे से चुप है। जो हमारे 3 पार्ट्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, रिफॉर्मेशन। जो पहला पार्ट है इन्वेस्टिगेशन, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ ट्रायल लिखा गया है। ट्रायल जो बीच का पार्ट है, वो ही बैकबोन है पूरी सीआरपीसी की। रिफॉर्मेशन के बारे में सीआरपीसी ऑलमोस्ट चुप है, एक्सेप्ट जैसा कि मैंने बोला हल्का फुल्का थोड़ा सा रेफरेंसेस हैं, जैसे सेक्शन 360 में। इसके ऊपर आई वुड बी फेलिंग इफ आई डोंट रेफर टू वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट कमिटी जो कि हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्मेशन पे बनी थी। करीबन 350 पेज की है ये जो रिकमेंडेशंस है कमिटी के। दिस फेमस कमिटी इज जस्टिस मालीमात कमिटी। जस्टिस मालीमात, MALIMATH, मालीमात कमीशन। एक्चुअली जस्टिस मालीमात वाज चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट। ये 2000 में आई थी, 2000 में आई है, तो 2000 में ये मैंने पढ़ी है, 350 पेजेस के अराउंड है। पर ये एक मस्ट रीड है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आज के दिन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, हम क्या क्या चेंजेस करें, हमारे इन एक्ट्स में, प्रोसीजर्स में क्या क्या चेंजेस करें, ये सारा का सारा डिटेल्ड एनालिसिस दिया हुआ है जस्टिस मालीमात कमेटी रिपोर्ट में, जो 2000 में आई है। जब भी टाइम मिले, प्लीज नेवर फेल टू रीड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी। अब हम एक बार शुरू करते हैं इन डिटेल्स में। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं पूरा। जैसा कि मैंने बोला, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू होता है जहां पे एक ऑफेंस हो गया होता है। देयर इज एन इन्फ्रिंजमेंट of a right which is an offense which is prohibited by law and made punishable by law. शुरुआत हो जाती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की because an offense is an offense against the state. इसीलिए स्टेट अंडरटेक्स द ड्यूटी कि वो आपके बिहाफ पे सारा काम करेगी। आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, स्टेट आपके बिहाफ पे सब कुछ करेगी। थाने इसलिए बनाए गए हैं ताकि वो आपके बिहाफ पे पहले तो वो लिखें आपकी फरियाद FIR के रूप में सेक्शन 154 में, और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करें, यानी कि एविडेंसेस इकट्ठे करें। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि सीधा वो कोर्ट में चला जाएगा जहां पे नॉन कॉग्निजेबल केसेस हैं या फिर कोई ऐसे कॉग्निजेबल केसेस हैं जिनको वो थाने में नहीं ले जाना चाहता, वहां नहीं जाना चाहता। सो हाउ डज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्टार्ट? आफ्टर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, द विक्टिम can either started by going to the police, by lodging an FIR in cognizable cases, or can go directly to the court and the magistrate may take cognizance under 190 and start the complaint proceedings under section 200. हम पहले बात करेंगे पुलिस की। पुलिस जो है वो, पुलिस का महकमा क्या होगा, डिपार्टमेंट क्या होगा, पुलिस की पावर्स क्या होंगी, इनका आपस में ग्रेडेशन क्या होगा, ये चीजें सीआरपीसी नहीं बताता। ये चीजें हमें पुलिस एक्ट 1861 बताता है।
सीआरपीसी हमें सिर्फ बताता है, इनफैक्ट सरप्राइजिंग बात यह है कि सीआरपीसी सिर्फ उन 2 लोगों की बात करता है पुलिस में जो इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए हैं। एक है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और एक है अ पुलिस ऑफिसर, बस। ना कोई आईजी का नाम आता है, ना कोई डीएसपी का नाम आता है, ना कोई एसएसपी का नाम आता है। एक दो जगह आता है जहां पे एसपी का नाम 154 एफआईआर में आएगा, बट रेफरेंसेस। कायदे से हमारे को ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो पुलिस एक्ट कर चुकी है। हमें सिर्फ अब एंगल देखना है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी है। एक एफआईआर दर्ज हो गई ऑफेंस होने के बाद, और अब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जिसको हम आईओ कहते हैं, वो अब अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का एक चैप्टर है, चैप्टर 12, जिसके अंदर सेक्शंस 154 से लेकर 176 तक सारा का सारा लॉ है। एफआईआर जो है, जैसा कि मैंने बोला, सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पे होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से हैं वो हमें शेड्यूल 1 बताता है सीआरपीसी का। हर आईपीसी में तो हर ऑफेंस के साथ लिखा गया है कि ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, और जो बाकी लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं उनके लिए शेड्यूल 1 का पार्ट बी बताता है। अगर बाई चांस कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट लेके थाने में चला जाए तो फिर थाना क्या करेगा, वो भी हमें बताया गया सेक्शन 155 सीआरपीसी में। 156 से हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टू कंपेल द प्रेजेंस ऑफ थिंग्स एंड पर्सन्स। इन्वेस्टिगेशन करना है मुझे इंसान भी चाहिए मेरे पास जिनसे मैं इन्वेस्टिगेट कर सकूं, और मुझे चीजें भी चाहिए। इसलिए मुझे पावर देनी पड़ेगी आपको इस कोड में कि मैं एज एन आईओ, एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, मैं उन चीजों को बुला सकूं, उन व्यक्तियों को बुला सकूं। नॉर्मली हम किसको बुलाएंगे? या तो विटनेसेस को और या अक्यूज को। इसीलिए हमारे पास दोनों को कंपेल करने के प्रोविजंस हैं। आदमी को हम कैसे बुला सकते हैं? समन्स, वारंट्स, प्रोक्लेमेशन। तो हर हम पर्सन को कैसे कंपेल करेंगे, बुलाएंगे कैसे? विटनेस को बुलाना है, एक्यूज को बुलाना है, चलो। तो समन्स सेक्शन 61 से 69। समन नहीं मानता तो फिर अरेस्ट वारंट भेज देंगे उसका। वो भी 2 तरह के, नॉन बेलेबल होगा नॉर्मली, पर बेलेबल भी हो सकता है, सेक्शन 70 से लेकर 81। फिर भी नहीं मानते, बहुत ढीठ है, तो फिर हम प्रोक्लेमेशन उसके खिलाफ इशू कर देंगे और बाद में उसकी प्रॉपर्टी भी कुर्क कर लेंगे, प्रॉपर्टी उसकी नीलाम कर देंगे अगर वो ना आया। तो थर्ड हमारा एक्सट्रीम तरीका है प्रोक्लेमेशन, जो सेक्शंस 82 से लेकर 86 तक है। इसके अलावा तो हमारे पास 3 तरीके कौन से आगे बुलाने के किसी को? समन, वारंट, और दोनों काम नहीं आते तो फिर प्रोक्लेमेशन। एंड प्रोक्लेमेशन के बाद उसकी प्रॉपर्टी का नीलामी। पर मैं अक्यूज को समन थोड़ा ना भेजूंगा, अक्यूज तो भाग जाएगा। इसलिए अरेस्ट प्रोविजंस, चैप्टर 5 पूरा चैप्टर है हमारे पास, सेक्शंस 41 से लेकर 60A तक, इट डील्स विद अरेस्ट प्रोविजंस। तो हमने कंपेल कैसे किया इंसान को? अगर वो विटनेस है, समन्स, वारंट्स, या इवन प्रोक्लेमेशन, और इवन प्रॉपर्टी का फोरफीचर, यहां हमारे पास अरेस्ट प्रोविजंस है। ये सारी चीजें क्या हैं? ये हमारे इन्वेस्टिगेट करने के टूल्स हैं। ये हमारे इन्वेस्टिगेट करने को फैसिलिटेट करते हैं। सिमिलरली अब मुझे कोई चीजें चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई चीजों की सर्च है, उसके लिए
फिर हमारे पास फिर सीआरपीसी में कंपेलिंग द प्रोक्योरेशन ऑफ थिंग्स। तो मैं कोई भी चीज के लिए अब जबरदस्ती उसको नोटिस भेज सकता हूं सेक्शन 91, 92 में, या फिर मैं सीधा सर्च कर सकता हूं। सर्च वारंट के साथ भी हो सकती है, बिना वारंट भी हो सकती है एक्सट्रीम कंडीशंस में। सेक्शन 165, 166 में बिना वारंट के सर्च है। सर्च अगर कर रहा हूं मैं तो किसी की प्रेमिसेस को सर्च कर रहा हूं कि वो एविडेंस को गायब ना कर दे, तो पूरा सर्च का प्रोसीजर है हमारे पास सेक्शंस 99 से लेकर 101 तक। तो मेरी इन्वेस्टिगेशन का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया अरेस्ट एंड सर्च एंड कंपेलिंग द प्रेजेंस ऑफ पर्संस और थिंग्स। चलो जी, मेरे पास विटनेस आ गए, उनको मैं एग्जामिन करूंगा। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस सेक्शन 161, 162, 163 एंड 164 बाय मैजिस्ट्रेट। तो विटनेसेस का एग्जामिनेशन अब शुरू हो गया 161 से लेकर 164 तक, 161 टू 164। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेशन किया, अपनी पूरी फाइल बनाई, केस डायरीज लिखी, हम आएंगे डिटेल में सारे बात करेंगे, एक ओवरव्यू दे रहा हूं। एक पूरी फाइल मैंने बना दी इंक्लूडिंग केस डायरीज जो सेक्शन 172 में लिखी, बट मैंने देखा कि एक्यूज जो है वो इनोसेंट है, झूठी एफआईआर दर्ज करी गई है, तो पुलिस वाला उसको छोड़ देगा सेक्शन 169 में। बट अगर मुझे लगा कि नहीं, एक्यूज ने जो मैंने इकट्ठे किए, एक्यूज ने भी ऑफेंस किया, इनफैक्ट 2-3 और थे जो कॉन्स्पिरेटर थे जो हमने पकड़ लिए, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आ गया, तो अब मैं क्या करूंगा एज ए पुलिसमैन, अपनी फाइनल जो मेरा एनालिसिस है, एविडेंसेस जो मैंने इकट्ठे किए हैं, उसमें मैं अपना फाइनल एनालिसिस डालूंगा। उस फाइनल एनालिसिस को मैं सेक्शन 173 सीआरपीसी में डालूंगा। इस फाइनल एनालिसिस को मैं कहूंगा, नाम क्या देता है, फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट क्या होती है? एफआईआर दर्ज होने के बाद जो मैंने इन्वेस्टिगेशंस किए, जो मैंने एविडेंसेस लिए विटनेसेस से, चीजों से, उससे मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, अकॉर्डिंग टू मी accused has committed these offenses. फाइनल रिपोर्ट मैं अब भेज दूंगा सीधा मैजिस्ट्रेट के पास। ये नहीं है कि मैजिस्ट्रेट, अगर हम देखें 173 का क्लॉज 8 कहता है कि मैजिस्ट्रेट अगर उससे इत्तेफाक ना रखे तो कहेगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। पर एक बहुत ही फेमस जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि क्वेश्चन ये उठा था कि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं डालती है पुलिस, तो तब तक क्या मैजिस्ट्रेट एक मूक दर्शक, एक म्यूट स्पेक्टेटर की तरह देखता रहे? क्या डालो डालो, मैं फिर ऑब्जेक्शन करूं? तब तक तो सारा सत्यानाश हो गया होता है, तब तक तो एविडेंसेस खत्म कर दी होती हैं। इसीलिए मैजिस्ट्रेट को कि कायदे से ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, कल को ट्रायल किसके पास आना है? कोर्ट के पास, इसी मैजिस्ट्रेट के पास आना है। अगर रॉ मटेरियल ही खराब हो रहा है तो कल को मैजिस्ट्रेट क्या ठीक कर लेगा? तो ये चीज रियलाइज की गई इन अ फेमस केस ऑफ साकिरी वासु। साकिरी वासु के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मैजिस्ट्रेट मूक दर्शक नहीं बना रहेगा कि जी 173 में जब तक रिपोर्ट नहीं आ रही मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। नहीं, जहां उसको लगे कि एक अन्याय हो रहा है तो वहां वो बिल्कुल बट इन कर सकता है 156 क्लॉज 3 में। और साकिरी वासु के बाद बहुत चेंज हो गई दुनिया, इन द सेंस कि अब मैजिस्ट्रेट की आंख पहले भी आ सकती है। 173 पे आके हमारा पहला पार्ट खत्म हो जाता है।
The first part of criminal justice system investigation is over. यहां से शुरू होता है दूसरा पार्ट. अब यहां से एंट्री होती है कोर्ट की. पहले एंट्री थी पुलिस स्टेशन की, आईओ की, अरेस्ट की, सर्च की, कलेक्शन ऑफ एविडेंस की. अब जो कलेक्ट किया है आपने एविडेंस, उस पे अब मैजिस्ट्रेट अपना दिमाग लगाएगा. ये थोड़ा ना पुलिस ने जो कुछ कहा वो मैजिस्ट्रेट ने आंख बंद करके मान लिया. मैजिस्ट्रेट विल नाउ गो थ्रू द एंटायर एविडेंस which has been collected and then come to his own independent conclusion. This independent conclusion is called taking cognizance. He may accept the report, he may not accept the report. He may accept it partially, he may reject it partially. He may add accused, he may remove accused. क्योंकि ट्रायल तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने करना है. इसीलिए ये एक तरह से हम कहेंगे एक छलनी है, जहां पे पहला स्टेज आती है जहां पे हम गंध को छान देते हैं. इफ आई एम अलाउड टू यूज दिस टर्म. जहां पे अगर कोई डेड वुड है, अगर कोई एक रेत मिल गई है डायमंड्स के साथ, तो वो रेत को निकाल देता है. तो नेचुरली जब हम आते हैं, अब रोल शुरू होता है कोर्ट का. कोर्ट हमें आने से पहले अब ये पता लगाना पड़ेगा कि कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स कौन से हैं सीआरपीसी में. दूसरी चीज हमें पता लगानी पड़ेगी कि कोर्ट्स की पावर क्या है. उसके बाद जब हमें ये चीजें पता चल जाए, फिर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट कौन है, फिर उसके बाद कौन कौन कोर्ट्स कौन से ऑफेंसेस ट्राई कर सकते हैं, फिर हम आएंगे कॉग्निजेंस स्टेज पे जो अब हमें बात की थी. ये हमारा अगला लेक्चर होगा. वी रन आउट ऑफ टाइम. सो अब हम पहुंच गए हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सेकंड पार्ट पे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स क्या है, पावर्स ऑफ कोर्ट्स क्या है, ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट्स कौन है, और फिर कॉग्निजेंस यानी कि प्री ट्रायल और फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और फिर वहां से ट्रायल, और ट्रायल के बाद कन्विक्शन या एक्विटल एंड फाइनली सेंटेंस. ये हमारा अगला लेक्चर होगा. थैंक यू. गॉड ब्लेस.